ट्रक से सामान उतरवाते उतरवाते रचना थक कर चूर हो गई थी। यूं तो ये पैकर्स वालों की जिम्मेदारी थी, फिर भी अपने जीवन भर की बसी बसाई गृहस्थी को यूं एक ट्रक में समाते देखना और फिर भागते हुए ट्रक को उसका हिचकोले लेना, यह सब झेलना भी उसे कोई कम धैर्य का काम नहीं था। उसका मन तब तक ट्रक में अटका रहता था जब तक वह सही सलामत उसे गंतव्य तक नहीं पहुंचा। खैर, रचना के लिए कोई नया तजुर्बा नहीं था। इसे दंश कहना ही उचित होगा, क्योंकि इतनी तकलीफ तो वही जानता है जो भुगतता है। रचना को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि स्थानांतरण होने वाले दुष्परिणामों में वह भली भांति परिचित थी। बाकी सब बातों की परवाह न करते हुए जिस बात से रचना को सबसे ज़्यादा विचलित रहती, यही कि पुराने साथी एक दोस्त छूट जाते हैं। सभी दोस्त साथी, गली मोहल्लों के रिश्ते पलक झपकते ही पराये हो जाते हैं। अजनबी शहर उसके तौर तरीके अपनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। नए शहर में कोई परिचित चेहरा नज़र नहीं आता। वह दुख सुख की बात करे तो किससे, घर जाए तो किससे और अपने घर बुलाए तो किसे। नया शहर नया घर उसे काटने को दौड़ता है। सौरभ यानी रचना के पति को इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको तो आते ही जाते ज्वाइन करनी होती है ड्यूटी और वे व्यस्त हो जाते हैं। यही हाल बेटे पर और बेटी पूजा का था। वे अपने स्कूल की नई बुक नई किताबों में खो जाते। यह तो भला हो नई तकनीक का, जिसने अकेलेपन को दूर करने कोई साधन निकाल रखे। रचना उठते बैठते फेसबुक व व्हाट्सएप के जन्मदाताओं का आभार व्यक्त करना भूलती नहीं थी। उसकी नज़र में लोगों से जुड़ने के लिए एक साधन अकेलापन को काटने का ही है। साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। खासकर स्त्रियों को घर की चारदीवारी में रहकर भी अपने मन की बात इनके जरिए कर सकती हैं। दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद रोज की तरह रचना स्मार्टफोन लेकर बैठ गई। उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी जिसका नाम पढ़ते हुए चौंक गई, नीरज सक्सेना। उसने बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रोफाइल खोली तो खुशी व आश्चर्य से झूम उठी। अरे, यह तो वही नीरज है जो मेरे साथ पढ़ता था। उसके मुंह से निकला। पापा का अचानक ट्रांसफ़र हो जाने के कारण किसी को यह पता नहीं दे पाई। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फिर तो बातों का सिलसिला चल निकला और जब भी मौका मिलता दोनों पुराने दिनों की बातों में डूब जाया करते। बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि नीरज भी इसी शहर में रहता है और यहीं आसपास रहता है। रचना ने सौरभ को यह भी बात बताई कि सौरभ ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। तुम सदा शिकायत करती थी कि आपके इतने पुराने दोस्त हैं, मेरा कोई नहीं। आप तो खुश हो न? किसी दिन घर बुलाओ उन्हें। एक दिन रचना ने नीरज को घर आने का न्योता दिया। इसके बाद बातों के साथ साथ मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। नीरज को जब भी फुर्सत मिलती वो रचना से बात कर लेता और घर भी आ जाता। नीरज अक्सर अकेला ही आता तो एक दिन सौरभ बोले, भाई क्या बात है, आप एक बार भी भाभी जी व बच्चों को नहीं लाए, उनको भी लाया कीजिए। यह सुनकर नीरज बोला, अवश्य लाता, यदि भी होते तो। क्या मतलब, तुमने अभी तक शादी नहीं की? सौरभ ने चुटकी काटी, जबकि रचना सौरभ को बता चुकी थी वह शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है। सौरभ की बात सुनकर नीरज झेप कर बोला, मेरा कहने का मतलब था यदि वे यहाँ होते। प्रिया व संदीप अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं। स्कूल में एडमिशन की दिक्कत की वजह से ऐसा करना पड़ा। ठीक कह रहे हो तुम, बड़े शहरों में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना भी कम टेढ़ी खीर नहीं है। हमें भी बहुत पापड़ बेले हैं बच्चों के एडमिशन के लिए। अब सौरभ और नीरज भी दोस्त हो गए और स्थिति यह थी कि कई बार नीरज बिना न्योता के भी खाने के समय आ जाता। नीरज के घर में आने से रचना बहुत खुश रहती थी और बहुत ही मन मुझार के खातिरदारी करती थी। एक बार खाने के समय जब नीरज ने बार बार मना करने पर भी रचना ने एक चपाती परोस दी तो सौरभ ने से रहा नहीं और बोले, खा लो भैया, इतनी खुशामद तो ये मेरी भी नहीं करती। बात साधारण सी थी, पर रचना को यह चेतावनी दी प्रतीत हुई। पति पत्नी के नाजुक रिश्ते में कभी कभी ऐसी छोटी बातें भी नासूर बन जाती हैं। इसका एहसास था उसे। एक दिन वह उससे इस वक्त ख्याल भी रखती थी, उसके किसी भी व्यवहार के लिए सौरभ को टोकना न पड़े, क्योंकि रिश्तों में पड़ी गांठ सुलझाने में अक्सर खुद ही उलझ जाते हैं।
एक शाम जब सौरभ ऑफिस से आए तो बोले, आई एम सॉरी रचना, मुझे कंपनी की ओर से 15 दिनों के टूर पर अमेरिका जाना पड़ेगा। मेरा मन तो नहीं है कि मैं तुम्हें इस नए शहर से अकेले छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं, बहुत ज़रूरी है, जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर रचना को उदासी व चिंता की परछाइयों ने घेर लिया। वह धम से पलंग पर बैठ गई और रोआशी होकर बोली, अभी तो मैं यहाँ ठीक तरह से सेटल भी नहीं हुई। आप तो जानते ही हैं, आस पड़ोस वाले अपने हाल में मस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। यहाँ ऐसे में 15 दिन अकेले कैसे रह पाऊंगी। ओह डोंट वरी, आई नो यू विल मैनेज इट। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर दूसरे दिन ही सौरभ अमेरिका चले गए और रचना अकेली रह गई। यूँ तो रचना हर रोज़ अकेली ही रहती थी, पर इस उम्मीद के साथ कि शाम को सौरभ आएंगे। आज वह उम्मीद नहीं थी, इसलिए घर में सोनेपन का एहसास अधिक हो रहा था। खैर, वक्त को काटना ही था। बच्चों के साथ व्यस्त रहकर कुछ घरेलू कामकाज निपटा कर रचना अपना जी लगाए रखती, पर बच्चे भी पापा के बिना बड़े अनमने हो रहे हैं। नन्ही पूजा ने तो शायद उसे दिल से ही लगा लिया था। सौरभ के जाने के बाद उसका खाना पीना कम हो गया था। वह रोज़ पूछती पापा कब आएंगे, और रचना चाहकर उसे खुश नहीं रख पाती। एक शाम पूजा को बुखार आ गया। बुखार मामूली था, इसलिए रचना ने घर पर रखी बुखार की दवा दे दी, फिर समझा बुझाकर कुछ खिलाकर सुला दिया। आधी रात को पूजा के कसमसाने से रचना की नींद खुली तो देखा पूजा का बदन बुखार से तप रहा था। रचना झट से थर्मामीटर लेकर आई। बुखार 104 डिग्री था। रचना के होश हवास उड़ गए, इतना तेज बुखार वह रोने लगी। फिर हौसला कर कर उसने सौरभ को फ़ोन मिलाया। संयोग से सौरभ ने फ़ोन तुरंत रिसीव किया। रचना ने रोते रोते सौरभ को सारी बात बताई। सौरभ ने कहा, घबराओ मत, पूजा को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाओ। रचना ने कहा, आप जानते हैं ना, यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, गाड़ी खराब है, एकमात्र पड़ोसी बाहर गए हैं और किसी को जानती भी नहीं इस शहर में। नीरज, हाँ नीरज है ना, उसने कॉल करो, वह तुरंत मदद करेगा। पर सौरभ, इतनी रात में मैं अकेली, क्या नीरज को बुलाना ठीक रहेगा? इसमें ठीक गलत क्या है? पूजा बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। बस इस समय यही सोचना ज़रूरी है। पर फिर भी तुम किस असमंजस में पड़ गई? अरे नीरज अच्छा इंसान है, 2-4 मुलाकातों में उसे जान लिया हूँ। तुम उसे कॉल करो, किसी की परवाह नहीं। तुम इसे मेरी सलाह मानो या आदेश। ठीक है, कॉल करती हूँ। रचना ने कह तो दिया, पर सोच में पड़ गई। रात को 12 बजे नीरज को कॉल करके बुलाना उसे अटपटा लग रहा था। वह सोच रही थी, कुछ देर यूं ही बुत कर बैठी रही तो कॉल करना ज़रूरी था। वह यह भी जानती थी। सोकर उसने हाथ में लिया, तुरंत नंबर डायल किया। घंटी बजी, किसी ने उसे काट दिया। उसने फिर डायल किया, फिर वही आवाज़ आई। अब क्या करूं? वह तो फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। यह सोचकर उसने रीडायल कर ही रही थी कि कॉल बजने लगी। इतनी रात कौन हो सकता है? रचना यह जोर कर घबरा गई। तभी उसने लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। उसने डरते हुए फ़ोन रिसीव किया। हेलो रचना, मैं नीरज, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। रचना को बड़ा आश्चर्य हुआ। नीरज ने तो मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं किया, फिर यह यहाँ कैसे आया? पर उसने दरवाज़ा खोल दिया। कहाँ है पूजा? नीरज ने तुरंत आते ही पूछा। नीरज ने पूजा को गोद में उठाया और बोला, घर को लॉक करो, हम पूजा को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। गाड़ी चलाते चलाते नीरज ने कहा, यह तो अच्छा हुआ कि आज मैंने सौरभ जी को फ़ोन रिसीव कर लिया, वरना रात को मैं तो खोड़े भेज कर सोता हूँ और कई बार तो फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब रहस्य पर से पर्दा उठ चुका था कि उसके कॉल करने से पहले सौरभ का कॉल पहुँच चुका था नीरज के पास। पूजा को डॉक्टर दिखाकर आवश्यक दवाइयाँ लेकर रचना ने नीरज को धन्यवाद कह दिया और फिर सौरभ को फ़ोन लगाया। इससे पहले कि सौरभ कुछ बोलता, रचना बोली, धन्यवाद हमारा इतना ध्यान रखने के लिए और मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। इतना विश्वास तो शायद मुझे भी खुद पर नहीं है, तभी तो मुझे नीरज को फ़ोन करने के लिए इतना सोचना पड़ा। सौरभ बोले, मुझे धन्यवाद कैसा, यह तो आदान प्रदान है। तुम भी तो मुझे परदेश में इसी विश्वास के साथ आने देती हो कि मैं लौट कर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? यह विश्वास नहीं है, यह प्यार है।